गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? ठीक हाल चाल। वेलकम टू द इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। स्वागत है आपका। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल हमने बात की थी कि रेसिड्यूज क्या होते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट के आसपास एक फंक्शन का रेसिड्यू कब निकाला जाता है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं एक इंटीग्रल कैलकुलेट करने में। लेट अस एक्सप्लोर द टॉपिक अ लिटिल मोर। उसी पे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ ज़्यादा नया नहीं, पर जो हमने कल किया उसी पे और क्वेश्चंस करते हैं आज के लेक्चर में। और फिर अगली क्लास में हम इस टॉपिक को और आगे लेके जाएंगे और कॉशी रेसिड्यू थ्योरम से कनेक्ट करेंगे। तो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी है, मैनेजेबल है, और क्या, बस अच्छा है, और साथ में एग्जामिनर का फेवरेट है। तो लेक्चर को आगे लेके जाते हैं। गिव मी अ मिनट टू इंश्योर की स्ट्रीम लाइव है। इफ़ यू आर लाइव, अभी आप लाइव चैट में हैं तो काइंडली कंफर्म कर दीजिए वाया अ मैसेज। Probably I see that stream must be live. Let me check the sound. तो आई गेस साउंड भी सही है, आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेक्चर को आगे लेके जाते हैं। तो कैसे हैं आप सब? भले चंगे, सब बढ़िया? बहुत अच्छी बात है। तो फिर अपने बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देते हैं। मेरा नाम इशिका अग्रवाल है और मुझे हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाते हुए 5-6 साल हो गए हैं। सो 5-6 साल से मैं आपको इसी एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन करा रही हूँ। CSR नेट हो गया, IT जैम, टिफर, गेट। और इन 5-6 साल में मैंने ये सीखा है, छोटी जर्नी, बहुत सारी जर्नी बाकी है, बट इनमें मैंने सीखा है कि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करना इतनी आसान बात भी नहीं होती, बट इट इज़ नॉट मुश्किल अगर आप 2 बातें जान लो कि जिस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपको उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए जिस सब्जेक्ट में आपको अपीयर करना है, उस सब्जेक्ट से दोस्ती करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, वो काम रोज़ करो। वो काम मुश्किल लगता है क्या? रोज़ सोते हैं, रोज़ उठते हैं, रोज़ नहाते हैं, रोज़ खाते हैं। सर्दी आ गई तो मे बी आप लोग का नहाने वाला केस बदल जाए, पर रोज़ नहा लेना अच्छे से, अच्छे बच्चों की तरह। तो सारे काम रोज़ करते हैं हम, है ना? अच्छे से करते हैं सारे काम हम रोज़, और वो हमें बहुत आसान लगते हैं क्योंकि हमें उनकी आदत हो जाती है। वी आर हैबिचुअल ऑफ दोज एक्टिविटीज़ जो डे टू डे हमारी लाइफ का हिस्सा बनते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन सॉल्विंग को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं तो ट्रस्ट मी, वो भी आपको इतना आसान लगेगा। आपको लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्विंग भी उतना ही आसान है जितना आसान बेड पे लेट के सो जाना है, जितना आसान रोज़ उठ के ब्रश करना है, जितना आसान रोज़ वॉक करना है ना? क्योंकि हमारी बॉडी की मसल्स को उसकी आदत होगी। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग की आदत हो जाएगी, वो भी आसान लगेगा। तो ओनली ट्रिक टू, क्या कहते हैं, अचीविंग सम गुड रैंक या कट ऑफ्स को के पार जाना एक पेपर में, स्पेशली अगर हम CSR नेट की बात करें, तो वो है बहुत सारे क्वेश्चन रोज सॉल्व करो बस, और कोई शॉर्टकट नहीं है। अनअकैडमी। वेरी गुड इवनिंग धीरज, कैसे हैं आप? अनअकैडमी के बारे में बात करते हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म है। इस पे 2 टाइप की क्लासेस होती हैं इन जनरल। एक तो फ्री टाइप की, जिसे स्पेशल क्लास कहते हैं, और एक पेड टाइप की, जो कि फर्दर 2 टाइप की होती है, प्लस एंड आइकनिक। उनके फीचर्स की बात करते हैं। जो एक स्पेशल क्लास होती है, उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए पार्टिसिपेशन का ऑप्शन होता है लाइव चैट में, एंड आप पिक्चर्स भी शेयर कर सकते हैं अपने डाउट्स की। पोल्स का ऑप्शन, रेज अ हैंड का ऑप्शन, नोटिफिकेशंस का, लेक्चर नोट्स का, एंड द ईज टू वॉच लेक्चर्स एनी टाइम एनीवेयर। अब ये सब फ्री में था, तो पेड में ऑफ कोर्स द सेम फीचर्स विल कैरी फॉरवर्ड अपार्ट फ्रॉम सम एडिशनल एक्स्ट्रा फीचर्स। जैसे अगर आप प्लस लेते हो तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारी कोर्सेज और टेस्ट मिलेंगे, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, एंड अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सभी चीज़ों का, जो कि एडिशनल है और अच्छी बात है। एंड इन केस आप आइकनिक लेते हो तो और भी एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। जो बेनिफिट्स प्लस में मिल रहे हैं वो तो मिलेंगे ही, साथ में पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस। तो ये सब काफ़ी अच्छे हैं फीचर्स जो आपके प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट करेंगे। सो यू कैन बी ए पार्ट ऑफ दिस सब्सक्रिप्शंस। एक डिस्काउंट कोड है जिसे रेफरल कोड कहते हैं, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट किसी भी अनअकैडमी के कोर्स पे परचेज करने के लिए। अगर आप इसको रेफरल कोड को यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ अनाउंसमेंट्स है, यू मे गो थ्रू दिस। अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेनी है तो कैसे लेनी है? अनअकैडमी के लर्नर्स आपको डाउनलोड करें, साइन अप या लॉगिन करें, प्लस से आइकन में से जो भी आपको सूटेबल लगे वो सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करें। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने प्राइस डिस्क्रिप्शन पेज खुलेगा। यहाँ पे ब्लैक में सिलेक्ट हो रखा है, तो ब्लैक के प्राइस यानी कि आइकनिक के प्राइस दिख रहे हैं, 24 मंथ्स टोटल ड्यूरेशन पर मंथ प्राइस। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्लस के प्राइस दिखाई देंगे, टोटल ड्यूरेशन पर मंथ प्राइस। नीचे आपको गिफ्ट बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे आप डाल सकते हो रेफरल कोड इशिका10। इसको लिखने से
यहाँ पे छोटा सा अप्लाई का बटन आएगा, अप्लाई पे क्लिक करते ही सारे प्राइस आपके सामने 10% से रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करें। फिर आप कोई पेमेंट गेटवे चूज कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग बग्स बाउंटी। थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट थ्रू आउट द इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद अ स्मॉल क्या स्मॉल विद अ स्मॉल रिकैपिटुलेशन ऑफ माय शेड्यूल। तो अपना थ्रू आउट द वीक शेड्यूल क्या रहता है आपको याद दिलाते हैं। फॉर दोज हु आर न्यू उनको याद हो जाएगा, और जो पुराने हैं उनको वापस से रिविजन हो जाएगा, सो दैट यू डोंट मिस एनी क्लासेस, और अपने टाइम टेबल में से आप ये टाइम जो है वो अलॉट कर सकें इन लेक्चर्स के लिए। तो अपना हर वीक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के 2 लेक्चर्स होते हैं। ये अपना पहला कोर्स है जो लाइव चल रहा है, हर वेडनेसडे को होते हैं। अभी हमने उसमें ग्रुप 3 कंप्लीट कर लिया है, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी कर लिए हैं, और अब रिंग थ्योरी सक्सेसफुली स्टार्ट कर दिया है, 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। तो ऐसे हर वेडनेसडे अपनी क्लास होती है अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पर, यानी कि स्पेशल क्लासेस के थ्रू वहाँ पर क्लास होती है। ठीक है, हर वेडनेसडे की क्लास होती है, बट शायद कल वेडनेसडे कल ना हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हर वेडनेसडे होती है, अपार्ट फ्रॉम सम रीशेड्यूल्स। तो कल आई हैव सम प्री ऑक्यूपेशन, तो कल नहीं होगी, अदरवाइज हमेशा होती है, तो इसको आप याद रखें। लीनियर अलजेब्रा दूसरा कोर्स, इसकी क्लास हर सैटरडे संडे को होती है, इस सैटरडे संडे भी होगी। टाइमिंग 9 to 10 PM, वो होती है इसी यूट्यूब चैनल पर। तीसरा है अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसकी अभी एक वीडियो है। इसकी क्लासेस होती हैं मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे, इसी यूट्यूब चैनल पर जिस पे आप ये क्लास देख रहे हैं। एंड चौथा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये है प्रीवियस क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड मोटिवेशन लेक्चर्स। इनकी वीडियोस कब कब होती हैं? इनकी वीडियोस होती हैं एक्सटेंडेड वीकेंड पे, फ्राइडे सैटरडे संडे 9 to 10 PM। ये हमने एडिशनल स्टार्ट करा है क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ गई है, 29 जनवरी पास में आ गए। तो हमने सोचा क्यों ना कुछ एडिशनल मेहनत स्टार्ट करें, जिससे कि आप लोगों को और ज़्यादा प्रिपरेशन में हेल्प मिले। ये एग्ज़ाम डेट का टेंटेटिव नोटिफिकेशन, फाइनल डेट और रजिस्ट्रेशन वगैरह कब खुलेगी जैसे हमें पता लगेगा आपको बता दिया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और कुछ बुक्स हैं जो मैंने आपको सजेस्ट करी कॉम्प्लेक्स के लिए, और फिलहाल अपन ये जो सेकंड बुक है इसको रेफर करके चल रहे हैं अपने सिलेबस के लिए थ्रू आउट। बेसिक्स हमने फर्स्ट बुक में से कवर किए थे, और सेकंड बुक अपन रेफर करके चल रहे हैं। आप पुनुस्वामी या कोई और भी बुक जो आपको अच्छी लगती है आप उसे रेफर करके चल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के टॉपिक पर। वैसे हमने कल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट को अच्छे से डिफाइन किया था, रेसिड्यू को भी डिफाइन किया था, उसके बाद क्वेश्चन भी देखे थे, पर हम सेम चीज़ को आज रिपीट करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब आपको मालूम है डेफिनेशन के बिना कोई काम करते नहीं है, तो एक बार डेफिनेशन दोबारा से याद दिला दीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ भूले नहीं हो ना डेफिनेशन। फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं, चलेगा? दोज हु हैव जॉइन्ड सबको एक बार दोबारा से गुड इवनिंग। तो सबको कल कुछ कंसेप्ट समझ में आया था? अगर आपने क्लास देखी है या ज्वाइन की थी, क्लियर हुआ था? तो ये टॉपिक कैसा है? इंटरेस्टिंग जैसा टॉपिक है ना? कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है? कैलकुलेटिव है, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, थोड़ा मोटा दिमाग लगाना है, एंड क्वेश्चन हो जाएगा। एंड अगर आप इसका क्वेश्चन कर पाएंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, तो आपको इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो जो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है उस पर तो थोड़ी सी मेहनत करनी बनती है। ठीक है, ओके। तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, जरा मेरे को याद दिलाएं। हमने देखा था कि अगर अपने पास कोई फंक्शन एफ गिवन है, कैसा फंक्शन? कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, और वो एक पॉइंट जेड नॉट पे एनालिटिक ना हो, बट वो अगर उसका एक नेबरहुड ले लें तो उस नेबरहुड के कुछ पॉइंट्स पे हमेशा एनालिटिक हो जाए। If a function f fails to be analytic at z naught but is analytic at some point in every neighborhood of z naught, तो इसे हम कह देते हैं सिंगुलर पॉइंट। तो अगर अपने पास एक पॉइंट है z naught, ठीक है ना, मान लो प्लेन में, एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, z naught पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, हो सकता है डिफाइंड ही नहीं है, हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करिए, ऐसे करके कुछ ना कुछ रीजन है कि इस पे क्या है, एनालिटिक नहीं है फंक्शन, या तो फंक्शन डिफाइंड नहीं है या फिर फंक्शन डिफाइंड है पर उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करिए डेरिवेटिव वाली। बट जेड नॉट के आसपास आप कोई भी नेबरहुड बनाओ, इन जनरल नेबरहुड क्या ले लेते हैं हम, एक आर रेडियस की बॉल लेते हैं, तो बोल रहे हैं जी कोई भी रेडियस नेबरहुड बना लो, ये वाली बॉल या ये वाली बॉल, या बेशक से ये रेक्टेंगल ये भी एक नेबरहुड है। तो कोई मर्जी नेबरहुड आप बनाओ, चाहिए इसका नाम 1 रख दो, इसका नाम रख दो 2, इसका 3 एंड सो ऑन। आप जेड नॉट के आसपास जब भी कोई नेबरहुड बनाओगे, हर नेबरहुड में कुछ पॉइंट्स ऐसे जरूर मिल जाएंगे जहां पे फंक्शन एनालिटिक है। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहते हैं जेड नॉट क्या है, सिंगुलर पॉइंट है। तो जेड नॉट इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट ऑफ अ फंक्शन एफ जेड अगर हम
जेड नॉट के आसपास कितने भी नेबरहुड बना ले, हर नेबरहुड में कुछ पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक जरूर हो जाए। और उसको हम आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कब कहते हैं? सिंगुलर पॉइंट कब कह दिया? जब ऐसी हरकत शो करे कि जेड नॉट के आसपास कोई भी नेबरहुड बना, उसके कुछ पॉइंट से फंक्शन एनालिटिक हो पर जेड नॉट पे ना हो, तो जेड नॉट हो गया सिंगुलर पॉइंट। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट जब जेड नॉट के नेबरहुड के हर पॉइंट पे एनालिटिक हो, बस जेड नॉट पे ना हो, तो तब तो इसका मतलब ये हो गया बेचारा अकेला एक ही पॉइंट रह गया ना जिसपे नहीं है, बाकी सब पे तो है, तो उस केस में पॉइंट आइसोलेटेड फील करा होगा, तो इसे हम आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। वो बस नया टर्म जुड़ जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत? सिर्फ जेड नॉट पे नहीं है, उसकी बाकी नेबरहुड पे इसको कैसे दिखाते हैं, यानी कि जेड नॉट पॉइंट माइनस कर दो। इसे हम पंचर डिस्क भी कहते हैं या नेबर डिलीटेड नेबरहुड भी कहते हैं। तो मान लो अगर हमने अपने पास कोई आर रेडियस की बॉल थी, ठीक है ना, तो हमने क्या कहा, इसमें वो सारे पॉइंट्स आएंगे जेड सच दैट जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन आर एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो। अगर इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो जेड नॉट पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा, हमें जेड नॉट इंक्लूड नहीं करना, इसलिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो लगा दिया। दिस इज अ वे टू राइट दिस पंक्चर्ड डिस्क। तो फंक्शन अगर इस पंक्चर्ड डिस्क में क्या हो जाए, एनालिटिक हो जाए, तो हम कहते हैं जेड नॉट उसका आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। या फिर फंक्शन अगर किसी भी नेबरहुड के कुछ पॉइंट्स पे अराउंड जेड नॉट हमेशा एनालिटिक हो जाए पर जेड नॉट पे ना हो, तो सिर्फ आइसोलेटेड पॉइंट कह देते हैं, सिंगुलर पॉइंट कह देते हैं, आइसोलेटेड नहीं कहते हैं। इस केस में आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, इस केस में सिर्फ सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग निशी, कैसी हैं आप? यहाँ तक कोई दिक्कत? कल हमने देखा था। चलो फिर मुझे कुछ कुछ बातें बताओ। क्वेश्चन, एफ जेड इज इक्वल टू 11 अपॉन साइन जेड, then which of the following is or are correct? एस पी मतलब सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ जेड चलो बताओ कौन सा पार्ट सही है इसमें, पार्ट सी का क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं, आपको इसमें सिंगुलर पॉइंट आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट पहचानना है। हमने क्योंकि कल ऑलरेडी डिस्कस किया था कंसेप्ट, आज हम इसको रिपीट ही कर रहे हैं एक तरीके से, मतलब इसमें बस क्वेश्चन और देख रहे हैं, तो मैं ख्याल है आप सबको इसका आंसर अच्छे से देना चाहिए। थैंक यू फॉर आस्किंग निशी, मेरी तबीयत अच्छी है, थोड़ी बेटर है। बताएं जी। मिथ हैज आंसर्ड ए कॉमा बी। जिन्होंने ज्वाइन करा उन सभी को गुड इवनिंग। वीर ओवर हैज आंसर्ड डी पार्ट, ओके। निशी आप बताओ, धीरज आप बताएं।
सभी लोग आंसर्स में पार्टिसिपेट किया कीजिए। जो आंसर में पार्टिसिपेट करता है उसके एग्जाम में अच्छे नंबर आने की बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है। न्यू पार्टिसिपेट, या तो आप सही आंसर दोगे या गलत दोगे। आइदर केस विल गेट टू लर्न। अगर आप शांत रहोगे यानी कि आप सॉल्व कर नहीं रहे हो इस डर से कि या तो आपके नंबर मतलब कि गलत हो सकता है या फिर आपने कर लिया आप बता नहीं रहे हो, तो आइदर वे लर्निंग में कुछ दिक्कत आएगी। तो बता दो यार खुल के, कोई दिक्कत नहीं। निशी इज गोइंग फॉर ए बी। वेरी गुड निशी। एंड में आप लोग के आंसर सही है। फर्स्ट पार्ट भी ठीक आंसर है एंड दूसरा पार्ट भी ठीक पार्ट है। तीसरी बात सही नहीं है, ऑल ऑफ दीज भी सही नहीं है। वीरोवर आपका आंसर सही नहीं है, ए बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कैसे। अब इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट कौन से होंगे? इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे फंक्शन जो है वो एनालिटिक ना हो या फिर डिफाइन ही ना हो पाए, है ना। तो सिंगुलर पॉइंट्स निकालते हैं इसकी तरह। फंक्शन क्या गिवन है अपने पास? फंक्शन गिवन है एफ जेड इज इक्वल टू 11/sin z। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है और नीचे भी एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है। सो पॉलिनॉमियल फंक्शन इज एंटायर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, दोनों एंटायर फंक्शन है। नहीं, नीचे पॉलिनॉमियल है, नीचे तो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना। पर साइन जेड भी एंटायर है, तो नीचे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। और दोनों फंक्शंस कैसे एंटायर हैं? कॉन्स्टेंट फंक्शन भी एंटायर होता है और ये भी एंटायर फंक्शन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में। पर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी ये भी एनालिटिक हो जाएगा, प्रोवाइडेड जहाँ पे साइन जेड जीरो ना हो। तो एफ जेड इज एनालिटिक for all z belong to complex number such that sin of z is not zero। उन सब पॉइंट्स पे एनालिटिक हो जहाँ पे साइन z जीरो ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होती है, हम 1/0 काइंड ऑफ चीज डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो आपको बस देखना है कि साइन z कहाँ पे जीरो होता है। तो एनालिटिक कहाँ पे नहीं होगा, जहाँ पे साइन z जीरो हो जाएगा। यानी कि साइन z इज इक्वल टू जीरो जहाँ पे है z belong to complex number such that sin z is zero, basically form the set of isolated points। ठीक है, अब साइन जेड जीरो कहाँ कहाँ पे आता है? साइन जेड जीरो आता है जब जेड कैसे टाइप का नंबर आ जाए, कुछ इंटीजर टाइप पाई टाइप का मल्टीपल आ जाए। ऐसे केस में साइन जेड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब ये तो आगे आइसोलेटेड, ये तो आ गए सिंगुलर पॉइंट्स। अभी आइसोलेटेड है नहीं हमें नहीं मालूम। अब बताओ ये सिंगुलर पॉइंट्स तो आ गए, आइसोलेटेड क्यों है? आइसोलेटेड क्यों है? क्योंकि आप देखो आइसोलेटेड कब कहते हैं पॉइंट्स को, जब इन पॉइंट्स के आसपास हम उसका नेबरहुड बनाए। जैसे कि साइन का ग्राफ बनाते हैं, हम अभी रियल की दुनिया में वापस चल रहे हैं ना, तो रियल में आ जाओ। सब करो, आर स्क्वायर प्लेन है, ये साइन का ग्राफ है, ये जीरो, ये पाए, ये टू पाए। अब देखो ये सारे सिंगुलर पॉइंट्स है, जीरो भी, पाई भी, टू पाई भी। अब इस सिंगुलर पॉइंट के आसपास जरा कोई भी नेबरहुड बनाओ, तब देखोगे इस नेबरहुड में पाई को छोड़ के बाकी सब जगह ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हमने ये पढ़ा कि अगर ऐसा हो जाए कि सिर्फ एक सेंटर पॉइंट पे ना हो तो इस और बाकी सब जगह हो नेबरहुड में, तो इसे डिलीटेड नेबरहुड पे कहते हैं। और अगर एक फंक्शन डिलीटेड नेबरहुड पे एनालिटिक है तो हम इस सेंट्रल पॉइंट को क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो बेसिकली ये सारे कैसा काम करें, ये सारे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स का काम करें। बस इतनी सी कहानी है। कहाँ गया क्वेश्चन? ऊपर नहीं था, लेफ्ट पे था, ये रहा। तो इसलिए आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, तो यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट कैसा आइसोलेटेड है, जेड इक्वल टू जीरो भी बिल्कुल, एंड जेड इक्वल टू एन पाई, ये भी आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। एंड ये बोल रहे हैं सिंगुलर पॉइंट्स है बट आइसोलेटेड नहीं है, ये बात गलत है। एंड ऑल ऑफ द बी इसलिए गलत हो गया। सो द करेक्ट आंसर आर ए कॉमा बी पार्ट। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन करो। ऐसे कैसे दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो माना करो थोड़ी सी।
चलो जी, ये क्वेश्चन है और 4 पार्ट्स हैं। दोबारा से आपको आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है या नहीं ये पहचानना है, कौन सा सिंगुलर पॉइंट है ये पहचानना है। चलो करो फिर। तो वीर ओवर एक और मौका आपके लिए। हर्षवर्धन का पूछना है कि अगर हम अभी से आईटी जान प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो अच्छी रैंक आ सकती है या नहीं। बिल्कुल आ सकती है यार, ये तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, उसकी इंटेंशन पे या वो कितने एफर्ट्स करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है। भी आ सकती है, कुछ नहीं बिगड़ा है। तो आंसर बताओ, इसका क्वेश्चन का क्या आंसर है जनता। तब तक हम जल ग्रहण करते हैं। गर्म पानी कितना अच्छा होता है। तो आप लोग के आंसर आ रहे हैं, अच्छे से आंसर बताएं। का कहना है ABC पार्ट। ओके, बाकी लोग। शी सिंह B, C पार्ट। बाकी जनता। वेरी गुड इवनिंग नुसरत, कैसी हैं आप। हाउ इज माइजा। निशी पूछ रहे हैं ई की पावर में क्या है। ई की पावर में ई है, एक्सपोनेंशियल रेस टू द पावर एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। ई रेस पर ई। मैम मेरा 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। हर्षवर्धन का कहना है कि उनका 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अच्छा, पर उनको फिर भी दिक्कत लग रही है कि उनका शायद आईडी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से ना हो पाए। अरे ऐसा क्यों। 50% सिलेबस हो गया तो बस अच्छे से हो जाएगा। अच्छे से तैयारी करो और पेपर देकर आओ, इतना सोचो मत। चलो बाकी लोग आंसर्स बताएं फिर। नुसरत मेरी तबीयत भी बहुत बेहतर है, थैंक यू फॉर आस्किंग। उमाई सभी अच्छी हैं, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए फिर आंसर क्या है। अच्छा एक बात बताओ, इसके सिंगुलर पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, इसकी बात हमने कल भी की थी, याद है। नुसरत इज निशी इज गोइंग फॉर ABC। निशी आपका तुमने आंसर देख लिया है। अच्छा, आपने पहले BC दिया था, आप भी ABC दे रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं। अब इस फंक्शन के सिंगुलर पॉइंट्स कौन से होंगे। एक्सपोनेंशियल रेस पर ई और नीचे है साइन पाई बाय जेड। अगर आप ध्यान दें तो फिर से फंक्शन कैसा है, ऊपर तो इसमें कांस्टेंट फंक्शन है, न्यूमरेटर इज अ कांस्टेंट फंक्शन। न्यूमरेटर इज सम कांस्टेंट फंक्शन, तो वो कैसा फंक्शन है, एंटायर है। डिनोमिनेटर कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसको बस कहाँ पे दिक्कत है, z इज इक्वल टू 0 पर। इज एनालिटिक, सब जगह बस कहाँ पे दिक्कत मान रहे हैं, z इक्वल टू 0 पर। जीरो पे दिक्कत है। अब हम जब दो एनालिटिक फंक्शंस को डिवाइड करते हैं, हमने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ एनालिटिक फंक्शन में, तो फिर वो दोबारा से उनका जो क्वेश्चन है वो एनालिटिक कब आता है, तो एफ जेड
इज एनालिटिक एट ऑल दोज पॉइंट्स जहाँ पे या तो साइन पाई बाय जेड एनालिटिक ना हो या डिफाइन ना हो. तो एफ जेड इज नॉट एनालिटिक फॉर ऑल जेड सच दैट साइन पाई बाय जेड इज जीरो और नॉट डिफाइंड. तो जहाँ पे साइन पाई बाय जेड या तो जीरो हो जाए या नॉट डिफाइंड हो जाए वहां पे दिक्कत है. सारा काम डिनोमिनेटर में ही, कंधों पर ही होता है जब हम एक रैशनल फंक्शन से डील कर रहे होते हैं. अब देखो, साइन पाई बाय जेड के अंदर वेरिएबल अंदर बैठा है पाई बाय जेड. पाई फिर से कांस्टेंट फंक्शन जैसा काम है तो उसका कोई दिक्कत नहीं. नीचे सारा काम है वन बाय जेड जैसे वेरिएबल का. आप देखो वन बाय जेड जैसे ही हम जेड इक्वल टू जीरो पुट करेंगे दिक्कत मानेगा. तो जेड इक्वल टू जीरो पे दिक्कत मानने वाला है तो नॉन जीरो लेंगे तो ठीक है. तो जेड इक्वल टू जीरो क्या आ गया अपने पास, एक सिंगुलर पॉइंट. तो सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ एक्स अगर हम लिखना शुरू करें तो सबसे पहले अपने पास क्या आ गया, जीरो. अब और कहाँ कहाँ पे होगा, जहाँ पे साइन पाई बाय जेड जीरो हो जाए वो दिक्कत है हमारे लिए क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. तो साइन पाई बाय जेड इक्वल टू जीरो मतलब कि वो क्या बन जाए बेसिकली साइन एन पाई के बराबर. तो कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाय जेड इज इक्वल टू एन पाई विच इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू वन बाय एन टाइप का नंबर सच दैट एन इज एनी इंटीजर. नॉन जीरो लेके चल लो क्योंकि वरना वन बाय जीरो फिर दिक्कत करेगा. तो वन बाय एन टाइप के सारे नंबर इसके क्या हो गए, सच दैट एन इज सब नॉन जीरो इंटीजर. ये भी इसके क्या हो गए, सिंगुलर पॉइंट्स. तो ये सारे सिंगुलर पॉइंट्स का सेट आ गया. अब हमें पहचाना आइसोलेटेड कौन सा है. आइसोलेटेड हमने क्या पढ़ा था, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट उसे कहते हैं सपोज मेरे पास एक सिंगुलर पॉइंट है जेड नॉट, है ना. अगर मैं इसके आसपास एक नेबरहुड बना पाऊँ सच दैट उस नेबरहुड के हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट एट जेड नॉट, तो हम कह देंगे कि डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट पे फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, एनालिटिक है. तो हम कह देंगे कि फंक्शन के लिए ये पॉइंट क्या हो गया, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि नेबरहुड में अकेला ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो पा रहा, दिक्कत मान रहा है ना. अब बताओ, ये डेफिनेशन दोबारा आपको याद दिलाई है. इनमें से कौन से जीरो वन बाय एन टाइप के सारे नंबर्स यानी कि वन, वन बाय टू, वन बाय थ्री, वन बाय फोर, वन बाय हंड्रेड, वन बाय थाउजेंड सब इसमें आएंगे. अब इसको मद्देनजर के बताओ कि कौन से इसमें आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है. आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट अगर आप जीरो को बोल रहे हो तो आप बताओ कि जीरो के आसपास के आपको एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जिसमें हर पॉइंट पे फंक्शन कैसा हो, बताओ कैसा हो. कैसा हो जिसमें हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, मिल जाएगा. बताओ बताओ. बताओ जवाब, जवाब कहाँ पे गया क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन. क्या कहना है आप लोग का, जवाब में तो कोई तब्दीली करना चाहेगा. नुसरत आप बताएं, निशी. तो सिंगुलर पॉइंट्स तो आप लोगों ने सही पहचाने, सिंगुलर पॉइंट्स हैं पर आइसोलेटेड कौन से हैं. क्या जीरो आइसोलेटेड है, क्या वन बाय एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है या नहीं, ये बताएं. ओह, पानी की बॉटल गिर गई है. बताएं, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएं. थोड़ा ही लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना पड़ेगा, बताओ फिर.
तो आप देखोगे कि इसमें सारे सिंगुलर पॉइंट कैसे हैं, आइसोलेटेड हैं एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 0 इज एन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, ये वाली बात गलत है, क्योंकि z इज इक्वल टू 0 के हर नेबरहुड में एक 1/n टाइप का हमें नेचुरल नंबर मिल जाएगा, 1/n टाइप का सॉरी रियल नंबर मिल जाएगा, जो कि जिस पे फंक्शन कैसा हो एनालिटिक नहीं होगा। तो 0 का हमें कोई नेबरहुड नहीं मिलेगा जिसमें हर पॉइंट पे एक्सेप्ट एट 0 कोई डिलीटेड नेबरहुड नहीं मिलेगा जिसमें फंक्शन कैसा हो पूरा एनालिटिक हो। तो ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं है। पर 1/n टाइप के सारे कैसे है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। तो 1/n टाइप के सारे कैसे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स है, और 0 आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं है, ठीक है। और ये वाली बात की z इक्वल टू 1/n यहाँ पे नेचुरल नंबर है वो भी आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, ये बात भी ठीक है, ये वाली बात गलत है। सो करेक्ट आंसर इज बी सी, जो निशी आपने पहले दिया था, ठीक है। तो z इक्वल टू 0 आइसोलेटेड नहीं है, समझ में आया क्यों। रियल नंबर लाइन पे जाओ वापस, ये 0 याद करो, 0 साइड आइसोलेटेड पॉइंट प्लॉट करते हैं, 0 1 1/2, ठीक, 1/3, ये सारे कैसे हैं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स है। अब ध्यान से इनको देखते जाओ, जैसे ही आप 0 के आसपास कोई भी नेबरहुड बनाओगे कितना भी छोटा, उसमें पक्का एक 1/n टाइप का नंबर आपको मिल जाएगा। तो 0 का अगर आप डिलीटेड नेबरहुड बना दो जिसमें 0 को इंक्लूड ना करो, तब भी आपको इतने सारे ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जिसपे फंक्शन एनालिटिक ना हो, क्योंकि 1/n टाइप के सारे नंबर्स पे एनालिटिक नहीं है ना। तो इसलिए कोई भी 0 का नेबरहुड बनाओगे उसमें आपको ऐसा दिखेगा कि आइसोलेशन तो नहीं है, 0 के साथ और भी ऐसे पॉइंट्स बैठे हैं जिसपे फंक्शन कैसा है एनालिटिक नहीं है। तो 0 अकेला गलत काम नहीं कर रहा है, और भी लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और भी लोग फंक्शन को एनालिटिक नहीं बनने दे रहे हैं। तो इसलिए 0 आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट नहीं है, पर बाकी सारे आइसोलेटेड हैं। जैसे कि अब आप बोलोगे 1 के आसपास मैम अगर हम 2 रेडियस का बना दें तो आइसोलेटेड नहीं होगा। हाँ, तो 2 का मत बनाओ ना, कम से कम एक एक मिल जाएगा नेबरहुड। देखो 1 के आसपास छोटा सा नेबरहुड बना दो जिसका रेडियस 1/2 से कम हो, तो आप देखोगे एक नेबरहुड मिल गया जो कि आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट जिसके अंदर 1 है। अब 1/2 आप बोलोगे हम 1/3 रेडियस का बनाएंगे, तो मतलब 1/3 से बड़े का बनाएंगे तो 1/3 आ जाएगा। अब 1/2 के आसपास बहुत छोटा सा कोई बना दो 10⁻⁻10 रेडियस का, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो आप देखोगे ये एक हमें मिल जाएगा कि इसमें भी आइसोलेटेड है। तो आप देखोगे 1/n टाइप के सारे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स हैं। सबको समझ में आ गई। बिल्कुल ऋषि, आपके पहले वाले सही था, समझ में आया। कल मुझे लग रहा था कि आपको शायद इस बात में डिफ्रेंशिएट करना नहीं आ पाए, इसलिए मैंने आज एक क्वेश्चन स्पेशली बताया। ऊपर वाला क्वेश्चन देखो क्या फर्क है, साइन जेड, इसमें हमें पता लगा कि सारे ही आइसोलेटेड टाइप के हैं, पर जैसे ही फंक्शन में थोड़ा सा हमने तब्दील किया तो आपने देखा कि इसमें सारे आइसोलेटेड टाइप के नहीं है, जेड इक्वल टू 0 कुछ गड़बड़ कर रहा है। बिल्कुल नुसरत, आपने सही कहा, 1/3 के नेबरहुड में भी सारे 1/n के नेबरहुड में हम ऐसा नेबरहुड बना सकते हैं जिसमें वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बन जाए। हमेशा हम कोई ऐसा एप्सिलॉन ढूंढ पाएंगे सच दैट वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बन जाए। अब क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स में काम कर रहे हैं तो आप फिर इसको बॉल की तरह सोचना इंस्टेड ऑफ एन इंटरवल, ठीक है ना। तो ये सब तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलर पॉइंट दोबारा से अच्छे से समझ में आ गया, अब तो कोई डाउट नहीं है। हमने कल टॉपिक पढ़ा था पर आज मेरे को इसको रिपीट करना नेसेसरी लगा, कल मेरी थोड़ी तबीयत भी कम अच्छी थी और हमने थोड़ा जल्दी में पढ़ा था और मेरे को लगा था कि और थोड़ा सा इसमें रेफरेंस होना चाहिए। अब ठीक है, सबको क्लियर। रेजिड्यू भी हमने कल पढ़ा था, एक बार वो भी दोबारा देख लेते हैं, फिर उसके भी थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे। रेजिड्यू याद है, आगे चलें पक्का, हरी झंडी दो भाई, सब ठीक है, सबको समझ में आ गया अच्छे से। सो लेट्स मूव टू रेजिड्यू। रेजिड्यू भी हमने कल पढ़ा था, हमने देखा था रेजिड्यू कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का। किसी फंक्शन का रेजिड्यू निकालने के लिए अब फिर से हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट की। तो अगर अपने पास कोई फंक्शन एफ गिवन है, कैसा फंक्शन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, एंड जेड नॉट उसका कोई आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है, तो हम फंक्शन एफ की जेड नॉट के आसपास क्या निकालेंगे, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। इस तरीके से जानते हैं ना इसको। तो जेड नॉट के आसपास जेड नॉट को सेंटर मानते हुए आप निकाल दो इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। याद है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन अच्छे से किया था हमने 2-3-4 लेक्चर्स पहले ही। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकाल दो, उसमें ये जो कोफिशिएंट होगा ना b1, द कोफिशिएंट ऑफ z माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर 1 अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेज पावर 1 का जो कोफिशिएंट होगा उसे कहते हैं b1, इसी को कहते हैं रेजिड्यू। तो b1 इज रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट।
जेड नॉट पे जब जाएगा तो रेजिड्यू B1 बच जाएगा, ऐसा है, इसको रेजिड्यू कहते हैं। ठीक है, Bn याद है, हमने देखा था कि जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन को, तो An और Bn का हमने फॉर्मूला देखा था। हमने कहा था An को ऐसा कह देना, 1/2 पाई आयोटा कॉन्टूर इंटीग्रल एफ अपॉन जेड माइनस जेड नॉट रेज टू द पावर n प्लस 1 dz, और Bn को ऐसा कह देना। तो इसी Bn में जो B1 की वैल्यू है उसी को रेजिड्यू कहते हैं, बस इतनी सी बात है। तो B1 is basically called residue of fz at z is equal to z0। कुछ ध्यान रखने लायक बातें। अब जब भी हम ऐसा कर रहे होंगे तो यहाँ पे कॉन्टूर गिवन होगा। वो कॉन्टूर कैसा होना चाहिए? एक पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज्ड कॉन्टूर जिसके अंदर जेड नॉट बैठा हो, अराउंड जेड नॉट। ठीक है ना, अराउंड जेड नॉट दैट लाइज इन द पंक्चर्ड डिस्क, इतने वाला। इनके ऐसा कॉन्टूर जो इस डिस्क में बैठा हो, जिसमें फंक्शन एनालिटिक है एंड जो कि जेड नॉट के आसपास बना हो, इस तरीके से। तो अगर फंक्शन इज एनालिटिक इन दिस पंक्चर डिस्क, इस पूरे सर्कल में एक्सेप्ट एट सेंटर, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो अपना जो कॉन्टूर है वो इसी रीजन में बैठा हो, इस तरीके से ऐसे बैठा हो और जेड नॉट के आसपास जा रहा हो, इस तरीके से क्लोज कॉन्टूर जेड नॉट के आसपास पोस्टली ओरिएंटेड। अगर ये सारी बातें सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि इस केस में ये इंटीग्रल डिफाइंड है, और इस केस में जो B1 की वैल्यू आएगी वही अपना रेजिड्यू है। अब इसी बात पे और गौर फरमाएं। अगर हम स्मिथ कह रहे हैं मैम बोला क्वेश्चन फिर से दिखाना। स्मिथ कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आया, कौन सा बताओ? नुसरत और निशी को क्लियर है, स्मिथ को नहीं है। स्मिथ बताओ जरा कौन से क्वेश्चन में दिक्कत है। तब तक हम अपने इस पे काम पे डिस्कशन में कंटिन्यू करते हैं। तो B1 इज इक्वल रेजिड्यू, कल भी हमने देखा था, आपको बताया था काम की चीज है। और इस B1 रेजिड्यू की हेल्प से हम बहुत सारे इंटीग्रल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बट बिफोर वी मूव टू दिस कंसेप्ट सिर्फ रेजिड्यू तक रहते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले रेजिड्यू के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे चल के रेजिड्यू की हेल्प से हम क्या करेंगे, कुछ इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ओके। स्मिथ अगर ऑप्शन बी और सी में आप एन को बहुत बड़ा ले लो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बड़ा ले लो तो क्या हो गया, साइन, अगर हम किसी भी कितना बड़ी बड़ा नेचुरल नंबर ले लें और वो मल्टीप्लाई कर दे पाई से, तो साइन नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ पाई इज 0। तो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी एन बड़ा लो दैट विल बी स्टिल वैलिड। ओके, सो नाउ क्वेश्चन फॉर यू टू फाइंड रेजिड्यू। ठीक है ना, तो रेजिड्यू निकालो, देखते हैं आपको अच्छे से याद हो गया है, मतलब समझ में आ गया जो कंसेप्ट मैंने भी आपके सामने रखा है, आ गया तो आप रेजिड्यू निकाल पाएंगे। तो एफ जेड इज इक्वल टू 1/z प्लस जेड स्क्वायर 10, रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड नॉट इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, अब देखो ये रेजिड्यू पूछ रहा है एफ जेड का एट जेड नॉट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान अगर दें इधर, तो आप पहले तो देखो इस फंक्शन को, ये फंक्शन कहाँ पे दिक्कत मान रहा है? ये फंक्शन अगर नीचे डिनोमिनेटर में हम z को 0 पुट कर दें तो दिक्कत हो जाएगी, इसको फिर एनालिटिक नहीं हो पाएगा। जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 वहाँ पे फंक्शन को दिक्कत है। ठीक है, आपको इसका रेजिड्यू बताना है, तो रेजिड्यू की ऑप्शन तो मैं बनाती हूँ, पहले आप देखो इसको प्रोसीड कैसे करना है। जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है वहाँ पे दिक्कत है, तो यानी कि जहाँ पे z प्लस जेड स्क्वायर 0 हो रहा है वहाँ पे दिक्कत है फंक्शन को। अब z प्लस जेड स्क्वायर कहाँ पे 0 होगा, जहाँ पे ये बात 0 हो जाएगी। ये कहाँ पे 0 होएगी, या तो z 0 हो जाए या फिर z क्या हो जाए, -1 हो जाए। तो ये दोनों ही इसके कैसे हैं, सिंगुलर पॉइंट्स हैं, और दोनों ही आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। तो हम दोनों के आसपास इसका एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। हमने चूज किया है कि हम 0 के आसपास निकालें, कोई दिक्कत नहीं है दिक्कत। तो फिर जरा आपको 0 के आसपास लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालनी है और फिर उसका रेजिड्यू बताना है, यानी कि B1 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, कैलकुलेट करो। अब मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। तो योर ऑप्शन आर 0, 1, 2, नन। अब बताओ आंसर क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से?
मैं जो क्वेश्चन बोर्ड पे है, उस क्वेश्चन का आंसर दो, फिर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, आपको बताएंगे आप क्या गलती कर रहे हो। अच्छा एक काम करो, पहले सिर्फ इसका बताओ जरा। इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसका आंसर तुरंत आना चाहिए था। कैसे आया बी पार्ट? आपको वन अपॉइंट जेड का निकालना सिखाया है, आपको वन अपॉइंट जेड प्लस वन का निकालना सिखाया है, फिर आपको वन अपॉइंट जेड इंटू जेड प्लस वन का भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो किसी का भी निकालो, आप देखोगे आपके पास रेसिड्यू क्या आ जाएगा। वन आ रहा है, ठीक है। कैसे पता चला? बिल्कुल नुजत आपने सही कहा। अब z का निकालो या जेड स्क्वायर प्लस जेड का निकालो, आइदर केस में रेसिड्यू आपके पास वन आ जाएगा। कैसे किया नुजत काली? इसका निकालो या फिर इसका निकालो वन बाय जेड का। कैसे प्रोसीड किया बताओ। वेरी गुड इवनिंग स्वप्निल। लॉरेंट एक्सपेंशन निकाली, कोफिशिएंट निकाला, वन आ गया। ऐसे ही किया, कोई दिक्कत? क्लियर है सबको? निशी आपको भी क्लियर है? तो फिर आप स्मिथ के डाउट का आंसर कहते हैं। स्मिथ का कहना है, आप सब लोग इसका आंसर देना। स्मिथ का कहना है कि मैम अगर हम, आपने कहा कि जीरो के आसपास आप क्या ले लो, आपने कहा कि ये सारे कैसे हैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है वन बाय एन टाइप के। स्मिथ ने कहा अगर हम वन बाय एन बहुत ऐसे ले लें कि एन की वैल्यू बहुत बड़ी ले लें, सपोज हम एन की वैल्यू ले लें 10,000, तो अगर आप एन की वैल्यू ले लो 10,000, तो ये हो गया वन अपॉन एन क्या हो जाएगा, वन अपॉन 10,000, दैट इज 10 रेज पर -4। तो स्मिथ का कहना है अगर हम ऐसा कुछ ले लें तो वन बाय एन के आसपास कोई नेबरहुड बनाओ तो उसमें पक्का जीरो आएगा। क्या आप लोग इसकी बात से सहमत हैं? क्या जरूरी है कि अब हम वन बाय एन के आसपास कोई नेबरहुड बनाएं तो पक्का उसमें जीरो आए? इज दैट नेसेसरी? मैं तो कहती हूँ नहीं है। देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन पॉजिटिव, मैं ऐसा एक रेडियस बना सकती हूँ सच दैट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस नेबरहुड। आप में से सब बना सकते हैं स्मिथ के अलावा? यस स्मिथ, आप भी आप समझ पा रहे हो? देखो हमें क्या करना है, इसको जरा मैग्नीफाई करके सोचो, बड़े पर्दे पे और बड़ा करके सोचो। तो आप देखोगे कि आप पक्का एक छोटा सा एप्सिलॉन देख सकते हो। आप एप्सिलॉन और भी छोटा ले लो, आप ले लो 10 रेज पर, वैसे तो 100 तक जाने की जरूरत नहीं है, पर आप -5 ले लो, -5 नहीं तो 500 ले लो, बस इसके बाद तो कहानी खत्म है। इतना छोटा ले लो आप एप्सिलॉन। अब इसका आप रेडियस बनाओगे, इसमें जीरो नहीं बैठा होगा, ठीक है। तो हमने देखा कि हम ऐसा नेबरहुड बना सकते हैं जिसमें जीरो ना बैठा हो, यानी कि अगर हम कोई भी, खाली फिर आपको डेफिनेशन ठीक से पढ़नी चाहिए। हमने क्या कहा था, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कब कहते हैं? जब हमें इस पॉइंट के आसपास बस कोई भी एक नेबरहुड मिल जाए, एक भी मिल जाए ना नेबरहुड, जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट एट दिस पॉइंट, तो हम कह देंगे कि फंक्शन के लिए वो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। अगर ऐसा स्मिथ आपका आर्ग्यूमेंट है, तो आपका आर्ग्यूमेंट तो फिर वन पे भी, आपको वन पे क्यों नहीं आया डाउट? अगर हम वन के आसपास एप्सिलॉन ले ले 500 और रेडियस बना दें, 500 भी क्यों, आप सिर्फ वन ही ले लो तो भी रेडियस बना दो, है ना, 1+1 ले लो, 2 ले लो, तो उसमें क्या आ जाएगा, जीरो तो उसके बीच में आ जाएगा, तो फिर तो वन भी आइसोलेटेड नहीं हुआ। पर हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, हमें सिर्फ एक एक नेबरहुड ढूंढना है। अगर एक नेबरहुड मिल गया
किसी पॉइंट के आसपास जिसके डिलीटेड यानी कि उसको हम पंक्चर अगर कर दें, उसमें से पॉइंट हटा दें, उसके बाद फंक्शनैलिटिक है, तो उस पॉइंट को हम कह देंगे कि वो कैसा है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, डेफिनेशन वापस दिखा देते हैं आपको। आगे अपनी डेफिनेशन ये रही, देखो सिंगुलर पॉइंट कब था, देखो ध्यान से पढ़ो। z नॉट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट ऑफ अ फंक्शन f if f fails to be analytic at z नॉट, बट z नॉट के कुछ पॉइंट्स हमेशा मिल जाए उसके हर नेबरहुड में जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक हो, इसे कहते हैं सिंगुलर पॉइंट। आइसोलेटेड कब कहते हैं, इफ देयर इज अ डिलीटेड नेबरहुड, सिर्फ एक ही कोई ऐसा नेबरहुड मिल जाए, सारे के लिए नहीं। देखो ऊपर वाली डेफिनेशन एवरी नेबरहुड का लिए थी, ये कह रहे हैं कि एक ही मिल जाए काफी है। आइसोलेटेड कहते हैं इफ देयर एग्जिस्ट अ डिलीटेड नेबरहुड, इस तरीके से सच दैट एफ उस पूरे नेबरहुड में एनालिटिक है, बस। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, निशी कह रही है मैम लास्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दीजिए। निशी बिल्कुल करा रहे हैं, टेंशन मत लो। नुजरत और स्मित आप बताएं आप लोगों ने कैसे किया इसका सोल्यूशन? मुश्किल नहीं है, कराते हैं। ओके, अगर किसी को डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो उन्हें डेफिनेशन याद रखने के लिए उस डेफिनेशन को सबसे पहले ध्यान से सुनना होगा। हर डेफिनेशन के लिए ज़रूरी होती है उसकी हाइपोथेसिस, यानी कि वो क्या क्या टर्म इस्तेमाल कर रहा है, उस पर ध्यान दो, है ना। और दूसरी बात, उसको लिख के प्रैक्टिस करो। डेफिनेशन पहली बार में याद रहे किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है, मुझे भी नहीं हुई, मुझे भी पहली बार पढ़ने से याद नहीं हुई थी। अच्छे से उसको रिपीट करना पड़ता है और सबकी फ्रिक्वेंसी अलग होती है। तो आप सिर्फ एक्सक्यूज अगर यूज़ करोगे कि डेफिनेशन याद नहीं हुई, फिर तो कुछ इनकम्प्लीट है। आपको डेफिनेशन को याद नहीं करना, उसे समझना है। अब देखो कि कैसी बात हो, समझाने की कोशिश कर रहा है, आइसोलेटेड कब कह रहा है, ठीक है, और फिर आपको आगे प्रोसीड करना है। जैसे कि अच्छा आएगा, आप इसको रियल लाइफ इंसिडेंट से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आप ना, अगर आप रात को किसी सड़क पे वॉक कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि उस टाइम पे यू आर इन एन आइसोलेटेड एनवायरनमेंट, कि अगर आपके पास लोग नहीं है, हलचल नहीं है, पर वो कैसा है, कुछ टाइम के लिए है। वापस यू विल गेट बैक टू अ बिजी एनवायरनमेंट इफ यू एंटर योर होम, या फिर जब सुबह होगी तो इट अगेन बिकम्स अ मार्केट प्लेस और अ हसल बसल काइंड ऑफ जगह, है ना। तो ये एक सिंपल बेसिक एग्जांपल है। तो जैसे आप इसको ऐसे डेफिनेशन को कंपेयर करो, फिर याद रखो कि अच्छा आइसोलेटेड पॉइंट मतलब कि कुछ टाइम के लिए वो किस एक ऐसे नेबरहुड में जहाँ पे आइसोलेशन है। जरूरी नहीं कि हर नेबरहुड में आइसोलेशन हो। अगर वो जैसे हम भी है, अभी बताया ना, आप रोड पे चल रहे हो अंधेरे में, आपको लग रहा है कि आइसोलेटेड हो, आप घर पे जाओगे आपको फिर से लोग दिखेंगे, वो आइसोलेशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे हम अगर वो नेबरहुड चेंज कर देंगे उस पॉइंट का, तो फिर आइसोलेटेड नहीं रहेगा। पर हमें तो एक ही पॉइंट चाहिए, तो आइसोलेटेड कह देंगे हम। एक नेबरहुड मिल जाए तो काम खत्म है। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, तो अपना क्वेश्चन था ये वाला, एफ जेड इज इक्वल टू 1/z/1 + z, यही था ना। बेसिकली ऐसे लिखा हुआ था 1/z² + z, यही था निशी। हमें इसका क्या निकालना था, रेजिड्यू निकालना था z इज इक्वल टू 0 के आसपास। अब यानी कि बेसिकली रेजिड्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालनी है z इज इक्वल टू 0 के आसपास। नुजरत और स्मिथ जिन्होंने आंसर दिए, मैं चाहती हूँ कि वो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या है ये बताएं। बताओ इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या आ जाएगी। तो अगर आप इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकाल लो अराउंड z इज इक्वल टू 0 या z नॉट इज इक्वल टू 0, तो आपका काम हो जाएगा। लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालो, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको एक ऐसा टर्म देखना है, कैसा टर्म देखना है, z-0 डिनोमिनेटर में इसका कोफिशिएंट देखना है। उस कोफिशिएंट को ही रेसिड्यू कहते हैं, बस आपको ये काम करना है। तो पहला स्टेप है एक्सपेंशन निकालो, और दूसरा काम क्या है, आप इसका कोफिशिएंट देखो। ठीक है, नुजरत ने किया पार्शियल फ्रैक्शन से, जो कि बिल्कुल सही तरीका है। तो क्या आई आपकी पार्शियल फ्रैक्शन नुजरत? स्मिथ आपने कैसे किया? पार्शियल फ्रैक्शन से करना एक बेहतरीन तरीका है, वरना अगर आपको ना पार्शियल फ्रैक्शन याद आए तो आपको इसको इस तरीके से फैक्टराइज करना याद आएगा। और इसको फैक्टराइज करके आप देखोगे कि हमारे पास एक एक्सपेंशन थी, ज्योमेट्रिक सीरीज प्रोग्रेशन थी। ज्योमेट्रिक सीरीज का जो इन्फिनाइट सीरीज का सम था वो हमें याद है, उसी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ पे है 1/z/1 + z, इसको आपको ब्रेक करना है 1/z में और 1/1 + z में, तो इसके कोफिशिएंट्स निकाल लो। ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं इसको आप,
1+z-1 भी कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, 1+z कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -1/z, और इधर क्या होगा, -1/। ज़्यादा फायदा नहीं हो ना। चलो अच्छे तरीके से ही करते हैं, अच्छे बच्चों की तरह। हम कोफिशिएंट इसके ए और बी मान लेते हैं। इसका कोफिशिएंट ए और इसका कोफिशिएंट बी मान लो, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ जाएंगे। बताओ ए और बी की वैल्यू क्या आ रही है। ये आ जाएगा a1+z+bz इज इक्वल टू 1 ऑन कंपेयरिंग। इससे क्या पता चलेगा हमें कि a प्लस बी इंटू जेड एंड प्लस ए इज इक्वल टू 1। इससे पता चल जाएगा कि a क्या है, 1 है, और a प्लस बी 0 था, देयरफॉर a इज इक्वल टू -b, देयरफॉर b इज इक्वल टू -1। सही तो निकाल रहे थे ऑलमोस्ट। तो ये आ जाएगा 1/z -1/1+z। ठीक है जी। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक हो गया। आप देखोगे ये ऑलरेडी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है, इसमें इन्फिनाइट नहीं है, बाकी सबके साथ क्या है, 0 है। ठीक है, ऐसे एक्सपेंशन भी आपको बताया था होती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमने देखा 1/z, z+1 जो है, हम उसको लिख सकते हैं 1/z -1/z+1। आगे के टर्म्स आपको नहीं दिख रहे हैं, तो मतलब उनके साथ क्या है, 0 लगा हुआ है। अब ध्यान दो, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। इसमें बेसिकली दो एक्सपेंशन है, ध्यान दो। एक तो है 1/ ये वाली 1/z-0, बाकी टर्म्स का 0 लगा हुआ है, 0 इंटू 1/z-0 का यहाँ पे 1 थी पावर, यहाँ पे 2 प्लस 0, दोबारा इसी पे 0 लिख दिया, प्लस 0 इंटू 1/z-0 का होल क्यूब। ये समझ में आ रहा है आपको मैं क्या लिखने की कोशिश कर रही हूँ। रुको जरा, मैंने ओवर राइट कर दिया, इसको क्लियर करते हैं। तो एक तो ये वाली एक्सपेंशन है जो कि सेंटर z इक्वल टू 0 के आसपास है, और एक इसमें ये वाली टर्म है -1 वाली, है ना, -1/z+1। इसमें सेंटर -1 ले रखा है इन्होंने। -1 सेंटर भी हो सकता है, आपको बताया था ना। अब 0 इंटू z+1 का होल स्क्वायर एंड करते जाओ। आपने देखा कि इसमें दो टर्म्स है, बाकी सारे जो हैं जीरो कोफिशिएंट वाले लेके बैठे होंगे। ऐसी इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है। ये z 0 के आसपास भी है, 1 के आसपास भी है। हमें इसमें कोफिशिएंट किसका पूछा है, b1 पूछा है, कब वाला, विच इज रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0। क्योंकि 0 में पूछा है तो 0 वाले का कोफिशिएंट बता दो, वो 1 है। अगर z इज इक्वल टू -1 में पूछा होता तो b1 की वैल्यू हो जाती -1। समझ गई ना आप लोग। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1। सेम अगर आप 1/z के लिए निकालें तो उसमें तो डायरेक्टली आपको दिख ही रहा है कि 1 ही है। ठीक है जी। निशी आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत? नवजोत आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है। ठीक है, स्मिथ तो आपको नहीं मालूम था, आपको सिर्फ 1/z का मालूम था, कोई बात नहीं। अब ये भी समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर है सबको। चले आगे। ओके, अब समझ में आ रहा है ना। मेरे को लगा था कि कल कहीं ना कहीं दिक्कत रह गई, इसलिए मैं आज ये दोबारा करा रही हूँ अच्छे से। तो अगर आपको कुछ ऐसा कमी रह जाती है टॉपिक में तो पूछा करो। हाँ ठीक है, मैं कल थोड़ी सी तबीयत ऐसी थी मेरी, तो मैं थोड़ी जल्दबाजी में थी, पर फिर भी पूछ लिया करो कि मैम नहीं नहीं पल्ले पड़ रहा है। हाँ मत बोला करो ऐसे जब समझना है तो ये आपके सामने फंक्शन है, ठीक है। तो मान लो इसका नाम जी जेड है, देन रेजिड्यू ऑफ जी जेड एट जेड इज इक्वल टू 0 पे निकाल लेते हैं। वैसे तो इसके और भी हैं, कौन से, 2n+ वो वाले हैं ना, 1/2n+1 टाइप के, 2/2n+1 टाइप के, याद है कल निकाले थे हमने। और पाई भी साथ में लगा लो, है ना। तो वो भी है, पर हम सिर्फ 0 पे कैलकुलेट करते हैं। इसका नाम रखते हैं b1। तो आपको बताना है b1 की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। देखो इसमें वैसे इन जनरल ना, जब भी आपको क्वेश्चन आए, आपको सिंगुलर पॉइंट निकालने की जरूरत है। पर आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने काम आसान कर दिया। उसने आपसे पूछ लिया कि z इक्वल टू 0 पे रेसिड्यू बताओ, यानी कि उसने पहले ही बता दिया कि जो सिंगुलर पॉइंट है z इक्वल टू 0 है, दिमाग मत लगाओ, ये आपका सिंगुलर पॉइंट। जल्दी से लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन निकालो और आंसर बताओ, ठीक है। तो आप लोग आंसर बताओ, तब तक मैं यहाँ पे क्या कहते हैं आंसर बनाती हूँ। आप बताओ, मैं बनाती हूँ। तो -1
+1 -1/3 -1/2। बताओ आंसर क्या है। एक नन भी बना लेते हैं, क्योंकि ओरल कैलकुलेशन में हमेशा नन का ऑप्शन रखना चाहिए। क्या कहते हैं, बताओ फिर क्या आंसर है आप लोग का। स्मिथ का कहना है ई पार्ट, नन आंसर। ओके, तो जिनका आंसर नन है उनको बताना है कि उनका कौन सा आंसर आया, बिकॉज नन का मतलब है कि उनका कोई और आंसर आया है। कोई और आंसर क्या है वो भी बताओ। पूनम जागरा का कहना है डी पार्ट। ओके, बाकी लोग। नुसरत और निशी, आप भी बताएं। निशी कह रहे हैं सी पार्ट और नुसरत कह रहे हैं डी पार्ट। ओके, सो बता रहे फिर सही आंसर क्या है, तो सही आंसर है डी पार्ट। डी इज द करेक्ट आंसर, और बाकी सही नहीं है। तो क्या करना है, कुछ नहीं है, वही बात है, फिर से लॉरेंट एक्सपेंशन निकालनी है 0 के आसपास। हमें मालूम है कि cos z की एक्सपेंशन क्या होती है, जल्दी से बताओ। पढ़ी हमने लॉरेंट एक्सपेंशन cos z की क्या होती है, ऐसी कुछ होती है -1/2n या n होते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा z⁻2n, नीचे आ जाएगा 2n का फैक्टोरियल, n गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ऐसा ही होता है। यहाँ पे n लगा दीजिए। तो आप देखोगे, अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी cos 1/z की। तो z की जगह क्या पुट कर दो, 1/z पुट कर दो, तो आ जाएगा समेशन -1n, n गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब इसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, z⁻2n इंटू 2n फैक्टोरियल। कोई दिक्कत। अब हमें इसकी भी नहीं चाहिए, हमें बेसिकली चाहिए z इंटू कॉस 1/z की, है ना। तो ये आ जाएगी समेशन n गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1n। अब यहाँ पे एक z हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि यहाँ से इसको भगा दो, ऐसा कुछ आ जाएगा। कोई दिक्कत, सब सही है। अब हमें इसमें निकालना है रेजिड्यू, यानी कि हमें कोफिशिएंट निकालना है किसका, 1/z का। अब 1/z कब आएगा, हमें 1/z के आगे का कोफिशिएंट चाहिए, हमें बस ये ढूंढने का काम है, ठीक है ना। अभी 1/z कब आएगा, जब ये 2n-1 के आ जाए, 1 आ जाए। ये कब 1 आएगा, जब 2n के आ जाए 2 आ जाए, यानी कि n 1 आ जाए। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो कोफिशिएंट मिल जाएगा। तो पुट करो इस एक्सप्रेशन में n इज इक्वल टू 1, तो जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1 रेज टू द पावर 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज -1/2। दैट इज द आंसर, खत्म कहानी। तो इसके एक्सपेंशन में आप देखोगे कि -1/2 कोफिशिएंट आ जाएगा 1/z का, वही अपना रेसिड्यू है। ठीक है, सब बढ़िया। स्मिथ कह रहे हैं z इक्वल टू 0 लेंगे तो सब 0 हो जाएगा। जरा नुसरत और निशी, आप इसका आंसर बताना स्मिथ को। हम z इक्वल टू 0 ले रहे हैं, z इक्वल टू 0 को सेंटर लेके उसके आसपास रेजिड्यू निकाल रहे हैं। रेजिड्यू किसके आसपास निकालते हैं,
रेजिड्यू हम एक आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट पे निकालते हैं। आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट फंक्शन का ऐसा पॉइंट होता है जिसपे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है। तो z इक्वल टू 0 नहीं ले रहे हैं, उसके आसपास के पॉइंट निकाल कर उस पर फंक्शन एनालिटिक है उसके नेबरहुड पे, उसके हिसाब से हम रेजिड्यू निकाल रहे हैं, है ना जी। ओके, फिर एक और क्वेश्चन हो जाए। तो एक और क्वेश्चन अब आ रहा है समझ में? कुछ रिलेटेबल लग रहा है या सर के आर पार से जाता लग रहा है? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? चलो, अब ये क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है, पर इसमें मुश्किल क्या आएगी ना कि कॉट जेड का एक्सप्रेशन नहीं याद रहता है बच्चों को, तो थोड़ी मुश्किल वाली बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। कॉट लगा दो, हाइपरबोलिक लगा दो, यहाँ पे मैं साइन इनवर्स जेड लिख दूँ, तो सब केसेस में आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपको इसके एक्सप्रेशन याद नहीं रहते हैं, तो याद कर लेना। मैक्लॉरिन और लॉरेंस एक्सपेंशन फिलहाल याद नहीं भी है तो भी काम चलाना पड़ेगा। देन रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू v1। आपके लिए थोड़ा काम आसान जैसा कर रहे हैं। देन ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। b1 belongs to, b1 belongs to, b1 belongs to, b1 belongs to। अब आप इंटरवली पहचान लो तो करनी मत है। अब b1 निकालना तो पड़ेगा, ये बस क्वेश्चन पूछने का दूसरा तरीका है। अब देखो पेपर में क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ जाते हैं, मैं आपको सारे तरीके दिखा देती हूँ। b1 निकालना तो आपका वही पड़ेगा, पर अब की बार आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, बोल रहे बताओ b1 निकाल लो, बताओ कौन से इंटरवल में लाई कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी बताओ फिर क्या आंसर है आप लोगों का। अब इसके लिए क्या चाहिए, बस कॉट जेड की एक्सपेंशन चाहिए, जिसको याद है उससे हो जाएगा, जिसको नहीं याद वो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा। वैसे मैं कॉट जेड की एक्सपेंशन आपको बता सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो, है ना। कॉट जेड की एक्सपेंशन नहीं याद ना तो भी काम किया जा सकता है कॉस और साइन का इस्तेमाल करके। वैसे कॉट जेड की अगर आप याद कर लो स्टार्टिंग के कुछ टर्म तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कईयों की ना पूरी एक्सपेंशन याद रखने की जरूरत नहीं होती है, बस थोड़े एक टर्म याद हो तो गनीमत है, काफी है। जैसे टैन की, कॉट की, इनकी पूरी पूरी एक्सपेंशन याद करने की जरूरत नहीं है। साइन और कॉस की तो याद होगी आपको, तो टैन की क्या होती है, टैन की होती है जेड प्लस जेड क्यूब अपॉन 3। यहाँ तक तो आसान सी लग रही है। Z5 2/15, बस बाय, पहले 3 टर्म याद कर लो। वैसे ही कॉट जेड की पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, पहले 2-3 टर्म से हमेशा काम हो जाएगा। तो 1/z माइनस 1/3 इंटू जेड। अब आप देखो क्या है यहाँ पे, देखो tan से कुछ कुछ मिल रहा है, पहला कोफिशिएंट 1, अगला 1/3 बस नेगेटिव में आ गया, अगला है -1/45, साथ में क्या है अपने पास यहाँ पे जेड क्यूब। ठीक है, यहाँ पे भी आपको ऑड पावर्स दिख रही है 1, वैसे भी यहाँ पे भी ऐसा कुछ ही दिख रहा है, बस इतनी सी बात है। माइनस डॉट डॉट डॉट, ये अपना कॉट जेड का एक्सपेंशन है। तो ये tan जेड का एक्सपेंशन हो गया, एक कॉट जेड का एक्सपेंशन हो गया। tan कहाँ पे एक्सपेंड करते हैं, tan π/2 इन्फिनिटी हो जाता है, तो हम π/2 से कम रीजन में रहने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे करके। अब कॉट कहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाएगा, कॉट को दिक्कत हो जाएगी जैसी बात जाएगी पाई के पास। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ बात है, अब निकालो रेजिड्यू। आपको मैंने थोड़ी सी एक्सपेंशन बता दी ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए, वैसे आपको थोड़ी सी याद रखनी चाहिए, पर इस बार आपको बता दिया गया क्योंकि क्वेश्चन मैं दे रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं। हेलो दीप, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। अब मेरे को ना आप लोग के कमेंट्स देर से दिखते हैं, तो अगर इन केस मैं आपका कमेंट ना देखूं तो थोड़ा सा मतलब मैं रिप्लाई लेट से करूँ तो वेट कीजिएगा, है ना। हम्म।
तो नेक्स्ट पूछ रहे हैं कौन? निशी। कॉस बाय साइन लेके कर सकते हैं, करके देखो इफ इट हेल्प्स तो। स्मिथ का कहना है कि इंटरवल्स शायद उल्टे लिखे हैं मैंने, आप लोग का क्या कहना है? जरा स्मिथ के डाउट्स ना निशी और नुजरत आप लोग दे दीजिए जरा, मेरे को लगता है आप लोग आंसर कर सकते हैं इतनी बात। स्मिथ क्वेश्चन पूछने में कोई हर्ज नहीं है, पर क्वेश्चन पूछने से पहले आप ये सोचा कीजिए कि जब आप टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं। बिल्कुल कोई भी क्वेश्चन पूछने अलाउड है जो रेलिवेंट हो, मैथमेटिक्स रिलेटेड हो, और जिसको आप पहले सोच कर हैं। डाउट इज अलाउड, बट डाउट इज अ डाउट व्हेन यू हैव थॉट अबाउट इट। आपने कहा ये इंटरवल्स गलत लिखे हैं, यानी कि आपको लगता है कि ये टर्म इससे छोटा होना चाहिए, सही बात नहीं है। ओके कुछ गड़बड़ मैंने करी है, मेरे को भी लग रहा है नेगेटिव में। ओह करी दी है, हाँ यार करी है ना? चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, मेरे को भी माफ कर दो। रुको करेक्ट कर देते हैं। अब ठीक है? नहीं, हाँ पता नहीं, रुको ज़रा। -2 -1 से छोटा होता है। डिनोमिनेटर में जाओ तो -1/3 -1/2 से क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, अब ठीक लग रहा है मुझे। 45 90। सॉरी, बताओ ज़रा क्या आंसर है? थैंक यू स्मिथ पॉइंट करने के लिए। नाइन्टी। सही बात। नुजत का आंसर है सी पार्ट, बाकी लोग बताएं। नुजत ने फॉर क्लैरिटी आंसर बता भी दिए, -1/45। ओके, बाकी लोग? बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और आप इसी आसानी से देख सकते हैं रीज़न क्या है। रीज़न है कि अभी आपको एक्सपेंशन बता दी है सियाने बच्चों। देखो कॉट जेड अपॉन जेड रेज़ पर 4 हमें फंक्शन गिवन है, कॉट जेड की एक्सपेंशन आपको बता दी है। ठीक है, अब आपको कॉट जेड अपॉन जेड रेज़ पर 4 के निकालने में कष्ट तो नहीं होना चाहिए, इसमें पुट कर दो। ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड रेज़ पर 5 माइनस 1/3, ऊपर जेड था, नीचे जेड रेज़ पर 4 से डिवाइड करोगे तो नीचे जेड रेज़ पर 3 आ जाएगा, माइनस 1/45 इंटू यहाँ पे जेड है। आगे जो मर्जी हो, क्या लेना देना। जेड को हम ले सकते हैं z-0, तो 1/z-0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1/45। बस खत्म, इतनी सी कहानी थी। एक्सपेंशन मालूम होना चाहिए था, तो आंसर यही है -1/45। स्मिथ ने सॉल्व नहीं करा और दिमाग लगाया है। स्मिथ ने कहा कि मैम सी पार्ट आंसर है बिकॉज सी इज द लार्जेस्ट इंटरवल जिसमें ए बी सी डी सारे इंटरवल्स बैठे हुए हैं, जो कि आंसर करने का सही तरीका है। दिस इज ऑल्सो अ गुड वे टू आंसर। नाइस आंसर स्मिथ। आप सबने ये बात समझी? क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस गिवन है और 4 में से एक ऑप्शन में चारों ऑप्शंस कंटेन्ड हैं, तो ऑफ कोर्स अगर किसी भी इंटरवल में है तो उस ऑप्शन में इंटरवल में होगा। दिस इज अ स्मार्ट आंसर, गुड। तो ये आंसर सही है। तो ऐसे भी आंसर दिया जा सकता है और इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया ना कि रेसिड्यू क्या चीज़ है। कोई दिक्कत नहीं है, आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट में भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। बहुत अच्छी बात है। तो फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे कॉची रेसिड्यू थ्योरम की, उसमें और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि और भी हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसकी हेल्प से इंटीग्रल निकालने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा।
तो ये काम करने वाले हैं अच्छे से, है ना। तो लेट अस वेट फॉर दैट अगली वीडियो। तो आज के लाइफ लॉजिकल लेसन पे चले। तो अपनी लाइफ लॉजिकल लेसन वाली बुक कहाँ पर है? लाइफ लॉजिकल लेसन फॉर दोज हु आर न्यू इज अ लेसन जो हम हर वीडियो में सीखते हैं, ताकि मैथ्स के अलावा कुछ ऐसा ऐसा अपने को याद रहे जो कि ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा हमारे काम आता रहे। वैसे आज इस बुक की ज़रूरत नहीं है। एक लेसन है जो मैंने सीखा है आज लाइफ से, कल रात से लेके अभी तक जो सीखा है। एंड आई वुड लाइक यू ऑल टू इम्बाइब दिस लेसन एज वेल। बी योर ट्रू सेल्फ। एंड कभी कभी ना उसके लिए हमें खुद से ट्रू सेल्फ ढूंढना भी पड़ता है। तो बी वट यू आर, द ओरिजिनल यू। यू डोंट हैव टू वेयर एनी, क्या कहते हैं, मुंह खोटे पहनने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट टू सेटिस्फाई और comfort other people around you, या उन्हें खुश करने के लिए। You don't have to give up what you are. So recognize your true self and be that true self. Because if you keep changing for others, जैसे कि हम दोस्त बनाने के लिए अक्सर खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं छोटी उम्र में। तो if you continue to do that, people will come and go. But at the end of the day, you might even lose कि आप क्या चीज़ हो। So the only thing that remains with you is you yourself. तो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके रखें। डोंट लूज योर ट्रू सेल्फ। जो आप हो, बी योर सेल्फ। ठीक है, तो इस बात को याद रखें, और ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इफ यू अगर आप इसे समझ पाएँ तो। बिल्कुल नुजरत, मैं अच्छे से ख्याल रखूँगी। थैंक यू सो मच। आप सब इतने रिस्पेक्ट देते हैं, इतना प्यार देते हैं, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू नुजरत। ओके, तो फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस लेक्चर अगर आपको लगता है किसी और के काम आ सकता है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि अपन साथ में कोई वीडियो भी मिस ना करें और आप सब अच्छे से सारे कंसेप्ट सीख लें। लेट्स टुगेदर क्रैक इट। ओके।